गिरा। तो 33वें आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि संसद के पास पावर है कि विधि द्वारा जो सशस्त्र सीमा बल पे जो सदस्य हैं, सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं, सीमा बल के नहीं, सशस्त्र बल के सदस्य हैं, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो भी हो, ठीक है, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और कारण क्या होता है प्रतिबंध लगाने का? अनुशासन में रहे ताकि, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने लग जाए, ठीक है, राजनीतिक दल बनाने जाए, संगठन बनाने लग जाए, ठीक है, अभिव्यक्ति में कुछ भी अभिव्यक्ति हो, अंदर के राज बताने लग जाए। मतलब कि हो सकता है ना कि एक अगर उसमें मान लीजिए एक दर्जी काम करता है सेना में, तो उसको भी कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ लोकेशंस पता होती हैं, जीपीएस होता है, मतलब कई चीज़ें पता, तो वो भी उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति बता नहीं सकता है, ठीक है, तो इसीलिए उसकी इन सब पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। तो संसद ने कई ऐसे कानून बनाए थे जो हमने कल पढ़े थे। आज क्या हम पढ़ेंगे? मार्शल लॉ और मूल अधिकार। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। अब थोड़ा सा इसको हम ना संविधान को एक बार खोल लेते हैं। 33वें में क्या था? 33 आर्टिकल में क्या था? संसद की शक्ति के बारे में बताया गया। संसद विधि द्वारा यानी कानून बना के अवधारण करेगी कि कौन से अधिकार देने हैं कौन से नहीं। किसको? सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्य को, ठीक है, जो लोक व्यवस्था जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, लोक व्यवस्था कायम रखते हैं लोग। आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो, यानी कि आसूचना मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य संगठन के में नियोजित व्यक्तियों को, ठीक है, घ में दिया हुआ क और खंड ग में निर्दिष्ट बल, ब्यूरो, संगठन, इन सब के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, मतलब जो भी देश की रक्षा से रिलेटेड है ना, उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसको उसको क्या कहता है? निराकृत किया जाए, और जिससे कि क्यों किया जाए? जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे, ठीक है, इसलिए किया जाए। 34वें में क्या था? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि सेना विधि प्रवृत्त हो। सेना विधि प्रवृत्त मतलब क्या हो? मार्शल लॉ लगा हो, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होगा। क्या क्या लिखा गया है? इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग के मतलब कि क्या कह रहा है? इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए, मतलब कोई भी मौलिक अधिकार के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्यों के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने तथा पुनर्स्थापन में के संबंध में किया था, ठीक है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड या फिर आदिष्ट संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। देखो कितना, अब यहाँ इस चीज को पढ़ते हैं। यह संसद को, मार्शल लॉ क्या होता है? सेना कानून, सेना विधि, ठीक है, यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, जो वहां लिखा गया था, या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनः निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। समझ रहे हो? वहां पे सारा व्यवस्था बनी रहे, वहां जो भी किसी भी संसद के पास शक्ति है कि किसी कर्मचारी उसके द्वारा कोई भी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में दंड या अन्य आदेश को वैधता दे सकती है, ठीक है, जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पे दंड या अन्य आदेश की वैधता दे सकती है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। जो अधिनियम बनाया जाएगा इसको कहीं भी
इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये मूल अधिकार का उल्लंघन हो, मतलब बाकी किसी आधार पर चुनौती दे सकते हैं, बस इस आधार पे नहीं दे सकते कि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। तो जहाँ पे मार्शल लॉ लगता है वहाँ पे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जहाँ पे सेना कानून लागू हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे सेना कानून लागू हो जाता है जिस क्षेत्र में, वहाँ मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद द्वारा, ठीक है। तो मार्शल लॉ है कहाँ से लिया गया है? मार्शल लॉ यानी सेना कानून। मार्शल लॉ का सिद्धांत अंग्रेजी कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्यवस्था की संविधान में व्याख्या नहीं की गई कि सेना कानून क्या होगा, उसकी संविधान में व्याख्या नहीं की गई, पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सैन्य शासन, मतलब सेना का शासन होगा उस जगह पे। मान लीजिए कि पटना बिहार में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अब व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। पटना बिहार के किसी एक डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए पश्चिमी चंपारण में व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है और सामान्य जो पुलिस है वो उसको संभाल नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या लगा दिया संसद ने? मार्शल लॉ लगा देगी। मार्शल लॉ मतलब अब यहाँ सारा का सारा क्या कौन देखेगा? सेना आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे सेना आएगी और सेना सारा संभालेगी। यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। अब सेना अपने हिसाब से चलाएगी वहां का सारा कानून। इस तरह वहां मार्शल लॉ, ठीक है आगे। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है, साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि ये सैन्य कानून से अलग है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता था। जो हमने आर्टिकल 33 में पढ़ा था उससे अलग है, वो सशस्त्र बलों पर लागू होता था। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 34 के तहत संसद मार्शल लॉ को कहीं भी लागू कर सकती है। कब लागू करती ज्यादातर? जब युद्ध हो, अशांति हो, दंगे हो, कानून का उल्लंघन आदि कुछ हो रहा हो, ठीक है, युद्ध, अशांति, दंगे, कानून का उल्लंघन, ये सब हो रहा हो। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है मार्शल लॉ का? कि समाज में व्यवस्था बनाई जा सके, बनाई रहे, बनी रहे। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय, जब मार्शल लॉ लगता है तो उस समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है, ठीक है। बिना कोर्ट की सुनवाई किए ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। बिना सुनवाई के कुछ भी, मतलब उसके अधिकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मार्शल लॉ एक बार लगता है कहीं पे तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की थी कि मार्शल लॉ जो है प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि मार्शल लॉ के तहत अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं करवा सकते। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता, ठीक है ना। आर्टिकल 32 के अंदर जो दिया रिट दिया हुआ था बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। मतलब मार्शल लॉ जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ना, जिसमें कि पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उससे अलग है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अलग है, मार्शल लॉ अलग है। देखो राष्ट्रपति शासन में सारा कार्यभार जो होता है संसद के पास चल जाता है, पुलिस अभी भी काम करेगी। लेकिन मार्शल लॉ में सेना के पास चल जाता है सीधा कामकाज, ठीक है। अब सेना देखेगी सारा वहां पे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, अब उस डिफरेंस को देखते हैं क्या है, अब इसको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या डिफरेंस है। मार्शल लॉ क्या है? यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आप बिहार में किसी जिले में रह रहे हैं और वहाँ मार्शल लॉ लग जाता है, तो यहाँ पे मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लग गया बिहार में, मान लीजिए कि किसी जगह पे, तो यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र और राज्य के संबंध को भी प्रभावित करता है। मार्शल लॉ लगेगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बिहार में मार्शल लॉ लगा है यहाँ पे किसी क्षेत्र में या बिहार में, तो जो केंद्र राज्य होगा, राज्य की विधानसभा रहेगी, वो रहेगी रहेगी, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नागरिकों के मूल अधिकारों पर असर पड़ेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल रहता है तो यहाँ पे जो विधानसभा होती है, जो राज्य का शासन होता है, वो बंद हो जाता है, निलंबित हो जाता है या खत्म हो किया जाता है, ठीक है। फिर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेते कामकाज। तो
राष्ट्रीय आपातकाल केवल मूल अधिकारों ये न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र और राज्य के संबंध को प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण और निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि वो संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। मार्शल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्शल लॉ में किसी क्षेत्र में कोई इशू दंगे फसाद हो रहे हैं तो क्या किया, वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया संसद ने। ठीक है और उनके वहां पे मूल अधिकार को प्रभावित करता है। ये वाला पहला वाला पॉइंट समझे। मार्शल लॉ, कहीं भी सैन्य कानून लगेगा, आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में आपके लोकेशन में लगा है सैन्य मार्शल लॉ लग गया तो सब मतलब आपका ये नहीं है कि मैं मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं कहीं जा सकती हूँ कि नहीं, बोलने का अधिकार, ये सब अधिकार सब खत्म। सेना जैसे चाहेगी वैसे चलाएगी शासन वहां पे, जब तक मार्शल लॉ लगा तब तक। लेकिन सेना जैसे 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 चाहेगी वैसे वहां पे चलाएगी। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कहीं पे, तो वहां पे जो केंद्र और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कारण यही होता है कि जो राज्य की विधानसभा है या फिर जो नॉर्मल तरीके से चल डिफरेंस क्या है देखो, हमने पढ़ा कि मूल अधिकारों को प्रभावित करता है मार्शल लॉ, और ये क्या करता है, सिर्फ मूल अधिकारों को तो करता ही करता है, साथ साथ केंद्र और राज्य के संबंध है उनको भी प्रभावित करता है। मार्शल लॉ में केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित नहीं होते। दूसरा क्या है, यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित कर देता है। सरकार, उस जगह की सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब कुछ जारी रहता है। सरकार और जो जो कानून है, सामान्य कानून न्यायालय है, वो सब जारी रहते हैं। यहाँ पे अब जिसको किसी को पकड़ा जाएगा, दंड कौन देगा, सेना देगी दंड उसको। ठीक है, सेना के थ्रू दंड दिया जाएगा, कोई न्यायालय का काम नहीं रहता इसमें। तीसरा क्या है, यह कानून और व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था अगर भंग हो गई तो उसको दोबारा सेटल करना है उसको। जैसे कि एक क्षेत्र में दिक्कत हुई, दंगे हुए, सेना आई, मार्शल लॉ लगाया, सेना आई, उसने सब कुछ एकदम सेट किया, फिर वापस चली गई अपना। ठीक है, तो व्यवस्था भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। यहाँ क्या होता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है। यहाँ लागू करने का कोई आधार ज्यादा वैसा अलग से नहीं दिया गया कि यही 3 आधार होंगे, यही 2 आधार होंगे। इसमें लिख दिया गया है, अगर तुम संविधान पढ़ो, किस आधार पर लागू होता है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, भारत के भीतरी क्षेत्र में व्यवस्था को बनाए रखने, तो व्यवस्था कैसे खराब होगी उसका कुछ नहीं लिखा गया है। हो सकता है दंगे से हो जाए, कुछ दंगे हो जाए, ठीक है, ये कुछ और कारण से, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाली। तो इसमें क्या होता है, सर इसमें कुछ ऐसा ऐसा स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली लिख के नहीं दिया गया है कि किस वजह से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति शासन है, इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति आपातकाल जो है, आपातकाल लिखा गया है। सॉरी, अभी तक मैंने राष्ट्रपति आपातकाल पढ़ लिया, गलत पढ़ा है, राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल है। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रपति वाला नहीं है ये, नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि अगर भारत में कोई युद्ध हो रहा है, या बाहरी आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह, अंदर से सशस्त्र विद्रोह हुआ, तो देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि राज्य और केंद्र के बीच के संबंध खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब केंद्र सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, सामान्य कानून जारी रहेगा उसमें, लेकिन केंद्र अपने हाथ में सारी पावर ले लेता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। मैंने अभी तक गलत इसको वर्ड पढ़ लिया, राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, चौथा क्या है, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ जो है किसी विशेष क्षेत्र में लागू, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में, किसी और विशेष क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में, देखो किसी विशेष क्षेत्र, कुछ विशेष क्षेत्रों की बात की जा रही है, यहाँ पे देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। पूरे देश में नेशनल मार्शल लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। अब दोबारा इसकी वर्डिंग पढ़ो संविधान की एक बार। संविधान में क्या दिया हुआ है, यह विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति के संबंध बनाए रखने के लिए
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी किसी ऐसे क्षेत्र में, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में लगा सकता है मार्शल लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरे देश की बात कर दी गई है, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था। ठीक है, इसके बाद क्या है, पांचवा क्या है, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ये अव्यक्त है, मतलब कोई विशेष अलग से व्यवस्था नहीं कही, मार्शल लॉ के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाएगा किस तरह लगेगा और कैसे कानून पास होगा। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या दिया था, राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष व्यवस्था है भाई कि आपको अगर अगर संसद केंद्र को राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो एक अध्यादेश जारी करके लगाएगी, फिर उसको दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा, फिर जाके वो राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, बना रहेगा। लेकिन मार्शल लॉ के लिए कुछ लिखा ही नहीं गया है, सिर्फ इतना लिखा है संसद लगाएगी और विधि द्वारा लगाएगी, बस। तो विधि तो एक अध्यादेश में विधि होता है, राष्ट्रपति ने अगर कोई अध्यादेश जारी किया है तो वो भी एक विधि है, उसके थ्रू भी लगा सकती है। ठीक है, टेम्पररी कानून होता है अध्यादेश। तो इसलिए मार्शल लॉ अलग है थोड़ा सा राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है, मार्शल लॉ जहां लगता है वहां पे मौलिक अधिकार सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, वहां पे राष्ट्रीय और केंद्र और राज्य के संबंध खत्म नहीं होते। ठीक है, राज्य वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, बस उस जगह पे, जिस जगह पे मार्शल लॉ लगा है ना, जिस एरिया में, उस एरिया में नॉर्मल कानून खत्म हो जाएंगे सारे, पुलिस हट जाएगी, पुलिस का कोई काम धाम नहीं होगा, सब खत्म, सिर्फ सेना अपने तरीके से वहां पे व्यवस्था बनाने के लिए आएगी। ठीक है, लगाया इसलिए आता है कि पुलिस के बस की नहीं है अब किसी एरिया को, अब पुलिस अपने पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, पुलिस उसको ठीक नहीं कर पा रही है, तब सेना मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है, तब जाके मार्शल लॉ लगाया जाता है। और आर्टिकल 34 के अंदर बोला गया है कि मार्शल लॉ के अंदर कोई भी अगर काम करता है बरकरार रखने के लिए, उसको दंड दिया, मतलब उसको जो भी दंड देता है उसको वैधता प्रदान कर सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ के अंदर अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी तरह का दंड का प्रावधान किया जाता है अलग से, तो उसकी वैधता प्रदान की गई है। तो मार्शल लॉ में जो भी लोग हैं, जो सेना है, वो अपने तरीके से मतलब वो दंड दे सकती है, अपने तरीके से कानून चला सकती है, और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में, इस आधार पे कि मूल अधिकार का उल्लंघन है, दूसरे आधार पे दी जा सकती है, बाकी आधारों पे दी जा सकती तब है। हाँ एक्सक्यूज मी, तब एक क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ, पूछिए, तभी तो रोका आपने। तो मार्शल लॉ लगता होगा तो अनुच्छेद 21 जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वो खत्म हो जाती है। आप बताओ कैसे खत्म, आप बताओ थोड़ा सा, खत्म होगी कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप बोले कि वो किसी को जैसे प्राण भी ले सकती है। आप हाँ बोले ना कि हाँ हाँ अगर ऐसी जरूरत पड़े, हाँ तो हाँ। फिर अनुच्छेद 21 का तो जैसे कि मार्शल लॉ लगता है तो ये चीज भी मौलिक अधिकार छीन जाता है, जैसे हम्म, उस वक्त आम जनता का, तो ये भी खत्म ही हो जाता है एक तरह से फिर। देखो मौलिक अधिकार में 21 की वर्डिंग को, आपने 21 को पढ़ा है, 21 को पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, किसी व्यक्ति को, केस कभी खत्म नहीं हो सकता। देखो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो मार्शल लॉ लगने का मतलब ये नहीं कि सेना ने किसी को पकड़ा और गोली मार दी। अच्छा। ठीक है, मृत्यु दंड देना मतलब दंड दिया जा रहा है ना उसको, किसी विधि कुछ हाँ, किसी उसके अंदर ही तो दंड दिया जाएगा ना। विधि के द्वारा, हाँ बिल्कुल विधि के द्वारा। है ना, वो विधि के अंदर ही आया ना हम्म। वो सब कुछ। ऐसा नहीं ना कि जी। पुलिस सेना आई और किसी को उठा के कहीं से भी गोली मारना शुरू कर दिया, वो 21वां आर्टिकल कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, हम्म। 21 आर्टिकल नहीं जा सकता कभी भी। जालियां